तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रोटेशनल डायनामिक की। बट गाइस एक सच्चाई भी आपके सामने रख देना चाहता हूं कि जो सीटी का एग्जाम होता है, जो इतने सालों को हमने एनालाइज किया है, ये हमने देखा है कि सबसे ज्यादा जो बच्चों को पेपर डिफिकल्ट जाता है वो होता है फिजिक्स। इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे बहुत सिंपल सा रीजन है कि गाइस आप पता है, अगर आप जाके किसी सीनियर से पूछोगे जिसका सीटी में एक अच्छा खासा परसेंटाइल आया होगा, अगर उनसे जाके आप बात करोगे, मेरे पे भी ट्रस्ट मत करो, उनसे एक बार जाके बात करो जिसका सीटी में एक अच्छा खासा परसेंटाइल आया हुआ है और उसने जेई मेंस का भी एग्जाम दिया था, उससे आप जाके पूछोगे कि कौन सा ज्यादा डिफिकल्ट है, तो बोलेगा भाई सीटी से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जेई मेंस होता है, उसके लिए हमें और नेक्स्ट लेवल की तैयारी करनी पड़ती है। तो सर सीटी फिर बच्चों को क्यों डिफिकल्ट जाता है, क्यों सीटी में फिजिक्स डिफिकल्ट जाता है? सही तरीका नहीं अपनाते। देखो बोर्ड एग्जाम में पढ़ाई करने का तरीका बिल्कुल अलग होना चाहिए, सीटी को करने का तरीका अलग होना चाहिए। बट अगर आप पुराना ही तरीका अपना रहे हो तो बिल्कुल वहां यहाँ वाट लगने वाली भाई। एक चीज और देखो, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ ही कि जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड नंबर ऑफ कितने फॉर्मूलेज हो सकते हैं वो सभी कन्वर्जन आपको आना चाहिए। अगर आप एक ही फॉर्मूला याद करके रखे हो या बस एक ही पीवाई क्यू करके रखे हो तो आपको लगेगा कि भाई यही करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कभी कभार उसी सेम पीवाई क्यू को घुमा के दे दिया जाता है, जबकि फॉर्मूले में एक छोटा सा कन्वर्जन होता है जो मैं यहाँ दिखाऊंगा आपको। बट वो बच्चे नहीं कर पाते हैं और इसीलिए उन बच्चों को पेपर क्या जाता है, डिफिकल्ट जाता है। जो एग्जाम होता है ऑनलाइन वो डिफिकल्ट जाता है। तो भाई मैं समझाना चाहूंगा कि यहाँ मैंने ये तरीका अपनाया कि मैं एक लेक्चर में आप सभी का लूंगा, जो ये लेने वाला हूँ, एक में लूंगा कॉन्सेप्ट जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और नेक्स्ट में हम करेंगे पीवाई क्यू। तो आप सभी को मुझसे ये प्रॉमिस करना है कि सर यहाँ जो जो आप फॉर्मूले दोगे वो फॉर्मूले हम पीवाई क्यू जब आप करवाओगे इसके पहले हम लोग लर्न करके रख लेंगे, क्योंकि ये पूरा नोट्स आप सभी को फ्री देने वाला। एक चीज और बोलूंगा, मैं देख रहा हूँ इतने सालों इतने दिनों से हमारे लेक्चर्स आप लोगों को जा रहे हैं। स्टार्टिंग में एक दिन बहुत ज्यादा आपने जोश दिखाया था, उसके बाद फ्री है ना, ऐसे ही से। तो भाई प्लीज रिस्पेक्ट करो, क्योंकि फिर मैसेज ऐसा जाएगा कि भाई फ्री है इसलिए कुछ नहीं होता, फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती। और ये जब आएगा तो हम कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाएंगे। राहुल सर का लेक्चर एमएसएस सीईटी का कंटिन्यू गिरी ट्यूटोरियल पे जा रहा है और आपको पता है कल रात को भी सर का लेक्चर आया हुआ, पर आप में से बहुत कम बच्चों ने उसको देखा और बहुत कम बच्चों ने फॉलो किया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऐसा मत करो, क्योंकि देखो हमें तब अच्छा लगेगा जब हमारा हार्ड वर्क आप लोगों तक पहुंचेगा, जब उससे कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा। जब देखोगे ही नहीं, आप उसको फॉलो ही नहीं करोगे, लास्ट के टाइम दौड़ोगे तो मतलब मजा नहीं आएगा करने में, समझ में आया? इसलिए इतनी सब मेहनत की गई है। अभी देखो आपको समझेगा कि रोटेशनल डायनामिक आप करना चाहो तो एक झटके में कर लोगे। बस कुछ कन्वर्जन याद रखना है, पूरा पूरा बुक याद करने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है? बस कन्वर्जन याद रखो और इसके बाद पीवाई क्यू करो। और जितना सपोर्ट दिखा सकते हो, जिस तरह से लाइक करोगे तो वीडियो बाकी लोगों तक पहुंचेगा, कमेंट करोगे तो बाकी लोगों तक अगर रीच होगा पहुंचेगा, तो प्लीज अगर कर सकते हो तो कर देना। अब बात करते हैं रोटेशनल डायनामिक। रोटेशनल डायनामिक को गाइस जनरली दो पार्ट में डिवाइड किया गया हमारे सिलेबस में, सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। अब जो सर्कुलर मोशन है गाइस, अगर मैं आपको बताना चाहूँ, देखो मैं अगर मुझे करवाना होता तो मैं एक ही आधे घंटे 45 मिनट के अंदर दोनों चीजें करवा के उसी में पीवाई की और उसी में ये करवा के रख देता। बट मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे लगा कि यार कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनके बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं होगी, तो मैं थोड़ा बहुत एक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, एक ले लेते हैं। अगर आप मुझे बता देना कि मैं सही, क्योंकि अपने पास अब अच्छा खासा टाइम अपने को मिल गया है, तो हम जो कर रहे हो बहुत अच्छी तरीके से करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, समझ में? मुझे ऐसा लगता है। अब रोटेशनल डायनामिक का सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन दो पार्ट में डिवाइड है। तो सबसे पहले ये हम कुछ फॉर्मुलेस हैं उनको देख लेते हैं और उसके कुछ कन्वर्जन है वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, अगर मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी छोड़ो, हम ओनली डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, जो लीनियर हमारा डिस्प्लेसमेंट था जो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। ओके, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या था? अगर नहीं, मैं चलो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेता हूं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में एक और सिंपल तरीका, एंगुलर वेलोसिटी की बात कर लेता हूं। एंगुलर वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था? एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही फॉर्मूला था ना? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या था? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर आप और थोड़ा 9th का याद करना चाहोगे तो पता, हमेशा ना पुरानी चीजों को याद करके नई चीजें कनेक्ट करो। देखो लीनियर लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू क्या था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम था ना, यही था ना, ये लीनियर था। अब मैं एंगुलर की बात करूं तो एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब अपने को अगर एग्जाम में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, और अपने को वेलोसिटी पूछने के लिए, भाई ये दोनों को डिवाइड करो, वेलोसिटी निकल जाएगा। और अगर इनकेस एंगुलर वेलोसिटी दिया है, टाइम दिया है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो। ओके, हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। देखो पहला फॉर्मूला बन गया कि नहीं एक झटके में।
और सॉरी इतने सारे फॉर्मूले दिए नहीं भाई, बस एक फॉर्मूला आपको याद है ना, बाकी काम आपका एक झटके में हो जाएगा। देखो कैसे, ये देखो ये सभी चीजें बताता हूँ। ये देखो अभी हमने देखा कि एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बट मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो फॉर्मूले को कैसे चेंज कर सकता हूँ, ओमेगा इंटू टी। अब ये जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी है इससे रिलेटेड भी एक फॉर्मूला अपने को पता है, वो फॉर्मूला है 2πn अपॉन टी, है कि नहीं है। बट अगर मुझे ये जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है ये नहीं दिया हुआ है, इसका जगह टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो ये कैसे हो जाएगा, ओके डिवाइड बाय टी। ओके आपको पता है नंबर ऑफ जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है, तो एन को हटा के मैं डिवाइड में क्या ले दिया, टाइम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, इसलिए 2πt अपॉन टी हो गया। समझ में आ रहा है। तो ये नंबर ऑफ फॉर्मूले, ये देखो नंबर ऑफ फॉर्मूले मैंने एक झटके में बना दिए। बस आपको कन्वर्जन याद होना चाहिए, कन्वर्जन याद होना चाहिए कि ओमेगा की जगह मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, 2πn रिप्लेस कर सकता हूँ। अगर एग्जाम में रेवोल्यूशन आया तो मैं ये लिख सकता हूँ। अगर मुझे रेवोल्यूशन नहीं आता, टाइम पीरियड दिया, तो मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। और ये सभी से आप क्या निकालोगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालोगे। समझा। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ा ऊपर आ जाता हूँ। देखो मैं अभी आपको बताना चाहूंगा कि मैंने ये आधा लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया था, बट किस्मत इतनी खराब थी कि माइक ही चालू नहीं था। तो एंगुलर वेलोसिटी, अब एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी का मतलब देखो सबसे पहले फिर से वही चीज है, दिखाई दे रहा होगा, हाँ दिखाई दे रहा है। थोड़ा मैं और इसको बड़ा कर दूं, थोड़ा हो सकता है थोड़ा दिखे, हाँ। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर। अब देखो यही अगर आया तो इससे एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया। एक और हमने देखा था लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू आर ओमेगा। इससे भी हम एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं, बस इसको डिवाइड कर दो, v अपॉन आर को डिवाइड कर दो। अगर एग्जाम में हमें लीनियर वेलोसिटी और रेडियस दिया हुआ है तो दोनों को डिवाइड करके भी हम क्या निकाल सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। इससे रिलेटेड भी हमें बहुत बार एमएससी सीटी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। समझ में आ रहा है। तो देखो नंबर ऑफ कन्वर्जन दिया हुआ है, और इनकेस अगर अपने को अब डायरेक्ट ही एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू 2πn होता है, अभी हमने देखा था। ये n अपने को पसंद नहीं है तो इसको क्या कर सकते हैं, 2π अपॉन टी कर सकते हैं। ओके क्लियर। एक झटके में देखो हो गया काम खत्म, और यहाँ सब कुछ मैंने लिख के भी दिया हुआ। अब चलते आगे। अब लीनियर वेलोसिटी ये देखो अब भी सर ने बताई, ये ब्लैक है यार, कलर चेंज करना पड़ेगा। लीनियर वेलोसिटी अब भी बताया सर ने। लीनियर वेलोसिटी ये रिलेशन हमने 12th के जब डिटेल में कर रहे थे, डिटेल में जाके देखना तो जाके देखो, मेरा लेक्चर है रोटेशनल डायनामिक्स, 2 घंटे में पूरा समझ जाओगे। बट मुझे इतनी जरूरत नहीं, इसमें फॉर्मूले, ये छोटे छोटे फॉर्मूले के कन्वर्जन को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो मेरे दोस्त। समझ में सही तरीका अपनाओ। तो v इक्वल टू आर ओमेगा, हो गया काम खत्म। अब ओमेगा, इसको भी अगर ओमेगा आपने को एंगुलर वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है तो हमें इसके जगह पे कौन सा फॉर्मूला यूज करने का, 2πn, मतलब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन दिया हुआ है तो n आर, हो गया ये फॉर्मूला। तो इससे भी आप लीनियर वेलोसिटी निकाल सकते हो देखो आराम से। हो गया। अब चले थोड़ा ऊपर आ जाए। अब एंगुलर एक्सेलरेशन, फिर से मैं नॉर्मल एक्सेलरेशन की बात करता हूँ। नॉर्मल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, अगर नॉर्मल एक्सेलरेशन की बात करूं तो उसका फॉर्मूला क्या था, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी था ना, v माइनस यू अपॉन टी, यही था ना, हमने 9th स्टैंडर्ड में सबसे पहले यही पढ़ा था। अब ये लीनियर एक्सेलरेशन है, इसके जगह एंगुलर एक्सेलरेशन ले लो। v के जगह यहाँ फाइनल वेलोसिटी जो होता है, यहाँ फाइनल एंगुलर वेलोसिटी होगा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इसको ओमेगा टू ले लेते हैं, और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा 1 ले लेंगे, माइनस अपॉन टी। हो गया फॉर्मूला, जिसके अंदर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी और टाइम दिया है, बस दोनों को माइनस करो, टी से डिवाइड करो, आपका एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया। मैंने किसको देख के बनाया, लीनियर एक्सेलरेशन को देख के बनाया। और अभी आपको पता है, ओके अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था, क्या फॉर्मूला देखा था, ये देखो। ओके क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ओमेगा की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, वेलोसिटी मतलब ओमेगा होता है ना, तो 2π अपॉन टी। और एक्सेलरेशन में क्या होता है, फाइनल और इनिशियल होता है ना, तो n2 माइनस n1 हो गया। देखो 2πn अपॉन टी, ओके रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो 2π जो हमने हमारा जो रेवोल्यूशन था फाइनल और इनिशियल दोनों को माइनस किया अपॉन टी, एक और फॉर्मूला बन गया। ये देखो ये हो गया, क्या ही है भाई। अब सर्कुलर मोशन,
एक चीज इसके अंदर मैं बताने जा रहा हूँ, प्लीज कमेंट करके बताना कि कितने बच्चों को नहीं पता था ये चीज जो मैं बताने जा रहा हूँ। देखो ये तो आपको पता है कि सर्कुलर मोशन के टोटल दो पार्ट में जनरली डिवाइड किया गया है। एक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करूं तो जिसके अंदर स्पीड कांस्टेंट होता है उसको यूनिफॉर्म बोलते हैं। मतलब वो सर्कल में ऐसा घूम रहा है, वो पार्टिकल कंटिन्यूसली घूम रहा है, बट उसका स्पीड कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है। 10 की जगह पहले 10 से भाग रहा है, फिर 5 से भाग रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, 10 से ही कंटिन्यूसली भाग रहा है। अगर 50 से भाग रहा है तो 50 से ही वो पार्टिकल कंटिन्यूसली भाग रहा है। बट नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो रहा है कि कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, स्पीड कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो जिसमें सेम है वो यूनिफॉर्म, जिसमें सेम नहीं है वो नॉन यूनिफॉर्म। यहां तक समझ में आ गया? और आपको ये भी पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर होता है। एक्सेलरेशन कहाँ होता है? रेडियल एक्सेलरेशन होता है, सेंटर की तरफ होता है। कहाँ होता है? सेंटर की तरफ। अब इसके अंदर भी सर्कुलर मोशन ही परफॉर्म कर रहा है, तो इसके अंदर भी एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ ही होगा, रेडियल एक्सेलरेशन ही होगा। बट गाइस इसके अंदर आपने ये भी सुना होगा, रेडियल एक्सेलरेशन के साथ ही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का भी नाम सुना होगा। ओके, जो एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होता है उसको रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। बट इसके अंदर तो रेडियल एक्सेलरेशन है, बट नॉन यूनिफॉर्म में रेडियल एक्सेलरेशन के साथ ही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। अब सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? देखो गाइस एक सिंपल सी बात दे देना चाहता हूं, जिसमें पार्टिकल्स का स्पीड कंटिन्यूसली चेंज होता है, उसको उसके अंदर कौन सा एक्सेलरेशन होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। कौन सा एक्सेलरेशन? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये दिमाग में रख लेना। तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज टेंजेंशियल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो स्पीड है वो कंटिन्यूसली क्या हो रही है? चेंज हो रही है। अब बहुत सारे बच्चे इसको रीड करते समय, मैं आपको बता रहा हूं, इसको रीड करते समय बहुत सारे बच्चे कैसे रीड करते हैं पता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। भाई नहीं, इसमें मैंने क्या बोला कि स्पीड कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है। देखो यहाँ मोड बना हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है। ओके, तो समझ में आ गया, टेंजेंशियल का मतलब भी समझ में आ गया होगा। और यहाँ देख लो दोनों के फॉर्मूले, सेंट्रीपिटल माइनस mv² अपॉन r और सेंट्रीफ्यूगल mv² अपॉन r। ओके, अब इसको देखो, इसको भी और अगर चेंज करना है, अगर मैं थोड़ी एक कन्वर्जन एक का बता देता हूँ। अगर इनकेस अपने को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है और अपने को लीनियर वेलोसिटी नहीं दिया हुआ, लीनियर वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है, अपने को दिया हुआ, देखो v इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा ना आर ओमेगा होता है, v इक्वल टू आर ओमेगा होता है ना, v के जगह स्क्वायर है तो आर स्क्वायर, v की जगह हम क्या रख सकते हैं? आर ओमेगा रख सकते हैं, तो v की जगह आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, आर आर गेट कैंसल, एफ इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। एक नया फॉर्मूला बन गया। मतलब कहने का मतलब अगर लीनियर वेलोसिटी दिया हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला, बट अगर एंगुलर वेलोसिटी दिया है तो ये वाला फॉर्मूला। बट हमने याद एक ही रखा था, हमने v के जगह पे याद रखा था, v के जगह पे क्या रख के हम फॉर्मूला बना सकते हैं? अगर मुझे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोला तो v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, आर ओमेगा रखा, मेरा नया फॉर्मूला बन गया। तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं, कन्वर्जन याद रखो, समझ में, एक छोटे छोटे कन्वर्जन याद रखो। अब नीचे मैंने सब सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल का कन्वर्जन दिया हुआ है, ये देखो यहाँ, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा। और आपको ये भी पता है, देखो ये देखो, ओमेगा की जगह अगर आपको और कन्वर्जन कर, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आपको दिया हुआ है, क्या हो गया भाई? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन दिया हुआ है, एंगुलर वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन दिया हुआ है, और उससे आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालने के लिए बोला है। तो भाई क्या कर देने का पता है बस, एम आर ओमेगा की जगह हम क्या और पुट कर सकते हैं? 2πn पुट कर सकते हैं ना, 2 क्या हो रहा है, 2πn का स्क्वायर। ओके, एम हो गया, ये क्या हो रहा है, आर 2 का स्क्वायर 4, देन पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इस एन को भी हम चेंज कर सकते हैं, ये जो एन है इसको भी चेंज करके फॉर्मूला बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। जैसा अपना रिक्वायरमेंट है उस वाइज हम लोग चेंज कर सकते हैं। देखो ये समझा रहा हूँ, इसको बोलते हैं सीईटी के अच्छी तरीके से तैयारी करना है, कुछ भी नहीं करना है। अब बैंकिंग ऑफ रोड की अगर मैं बात करूं तो देखो गाइस, अगर मैं रोड की बात करूं तो सबसे पहले मैं उस रोड की बात करूंगा जो हमारे गली और मोहल्ले में है जनरली, हॉरिजॉन्टल प्लेन कर्व रोड। जो टर्निंग पे एक रोड होता है जो ऐसा ही रहता है, जैसा जा रहा है वैसा ही वो टर्न भी आ रहा है, कहीं वो बैंक नहीं है, मतलब उठा हुआ नहीं है कि घूमने में सपोर्ट करे, हमें खुद ऐसे घूमना पड़ता है। वो नहीं कि रोड ऐसा उठा हुआ है, रोड अगर उठा हुआ है तो बैंक है, बैंक रोड है। पर जनरली हमारे इधर ऐसा नॉर्मली नहीं होता कि हर जगह बैंक किया हुआ रोड है, ऐसा नहीं होता। तो अगर जहां ऐसा रोड नहीं हो, उसका जो फॉर्मूला है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन कर्व राइट है, उसका फॉर्मूला √μ/g। अगर किसी को जानना समझना है तो भाई हमने, वैसे तो मैं वीडियो, मैंने बोला कि अगर आपको बहुत डिटेल में, वैसे डिटेल में जरूरत, आपको फॉर्मूले सब याद होने चाहिए। अगर डिटेल में समझना है तो आपको पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देता है,
फ्रिक्शनल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स किसके बीच में रहता है, वो हमारे टायर एंड रोड के बीच में होता है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू म्यू एन, ये हमने किया हुआ है 12 स्टैंडर्ड के अंदर, तो उसकी अभी जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट याद कर लो कि प्लेन कर्व रोड में आया तो फॉर्मूला रहेगा अंडर रूट म्यू आर जी। अब गाइस बैंक रोड से रिलेटेड अगर बताऊं तो टोटल 3 तरह के हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अरे भाई क्या हो गया, नजर लग रही है लगता है, थोड़ा नजर उतार देना, ये क्या हो गया, एक मिनट रुक जाओ। हाँ देखो बैंक रोड में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले चलो नीचे वाली बात कर लेते हैं, एंगल ऑफ बैंकिंग, ये तो हमारा सबसे आपने बहुत बार किया होगा एंगल ऑफ बैंकिंग। अब ये अगर जिसको ये निकालना कि सर कैसे निकालना है वो डेरिवेशन, मैं डेरिवेशन निकालने के लिए नहीं आता, पर अगर आपको जानना है तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया, जाके देख लो। बट आपको डायरेक्ट याद करना है कि जो रोड होता है वो बैंक किया हुआ होता है, ओके, उठाया होता है, ऐसा होता है। इतना भी मुझे बताने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा बैंक किया हुआ रहता है, एक साइड उठा हुआ रहता है, तो कितने एंगल पे बैंक है वो आ रहा हमारा एंगल ऑफ बैंकिंग है, तो उससे रिलेटेड फॉर्मूला। अब गाइस यहाँ देखो ये चीजें याद रखो, अगर मिनिमम स्पीड आया तो ये देखो फॉर्मूला, ये पूरा एक्चुअल ये ऐसा है, आप देखो सेम, आपको बस एक चीज अलग दिखाई देगा, मिनिमम में ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, ये फॉर्मूला आपने वी मैक्स फाइंड किया है। आपको जनरली आपने सबसे ज्यादा डेरिवेशन किया तो वी मैक्स वाला किया था ना, और कैसे है अगर वो चाहिए तो वो भी जाके करो भाई, करवाया है सर ने, समझ में, वो ऐसा गाड़ी वाला जो फोटो दिया था, दो के बीच में कन्वर्जन, दो के बीच को बैलेंस करने के लिए बोला था, याद होगा। बट आपको अभी ये फॉर्मूला याद रखना है, अगर मैक्स स्पीड फाइंड करना है, मैक्स स्पीड फाइंड करना है तो आपको दिखाई देगा ऊपर प्लस नीचे माइनस, और वो मिनिमम स्पीड कितना, कम से कम कितना रखना है, ज्यादा से ज्यादा कितना रखना है, उससे कम करेंगे तो भी गड़बड़ होगा, उससे ज्यादा करेंगे तो भी गड़बड़ होगा, तो कम से कम रखने वाला फॉर्मूला ये, ऊपर माइनस नीचे प्लस, बाकी फॉर्मूला सेम। और ज्यादा हम उससे ज्यादा करेंगे तो भी गाड़ी ज्यादा ही हो जाएगी, तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, ओके। अब सर आपने एक चीज नहीं बताया था, इनकेस वहां फ्रिक्शन जो है नहीं है तो क्या होगा, जिस केस में फ्रिक्शन नहीं है वहां आपको पता हमने सॉल्व किया था, ये जो म्यू होता है वो जीरो हो जाता है, अगर ये जीरो हो गया, यहाँ जीरो हो गया तो पूरी की पूरी वैल्यू जीरो हो गई, यहाँ जीरो हो गया तो बस क्या बचा, आर जी टेन थीटा, तो इसलिए जो हमारा एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन है उसके लिए फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट आर जी टेन थीटा, समझ में, वहां अगर ऐसा लिख के आता फ्रिक्शन नहीं है तो उसके लिए फॉर्मूला अंडर रूट आर जी टेन थीटा, दिमाग में रख लेना, समझ में कैसे है मैंने बता दिया। और वैसे आपको पता भी होगा ये जीरो, ये जीरो, ओके, ये जीरो रहा तो ऊपर की कहानी खत्म, ऊपर बस आर जी टेन थीटा, बस ये जीरो हो गया तो पूरी की पूरी कहानी खत्म हो गई, यही खत्म, पैसा हजम। अब चलो आगे चलते थोड़ा, काइनेमेटिक इक्वेशन, काइनेमेटिक इक्वेशन के लिए फिर से याद दिला देना चाहता हूँ अपने दोस्तों को, ये याद है ना, ये वाला v इक्वल टू यू प्लस ए टी, याद है, बस v के जगह पे ये वेलोसिटी है ना, ये फाइनल वेलोसिटी है, तो यहाँ लगा दिया, ये देखो फाइनल, और ये इनिशियल है इसलिए यू नॉट लगा दिया आपके बुक के अकॉर्डिंग, ओके, प्लस एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन की जगह अल्फा, बाकी टी, इसी तरह से इसके 3 फॉर्मूले बने हैं, एक और बस बना के बताऊंगा आपको, बस याद हो जाने। अगर मैं नॉर्मल काइनेमेटिक इक्वेशन की बात करूं तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही था ना। अब अगर मैं एंगुलर की बात करूं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जगह एस की जगह क्या होता है, थीटा होता है, ओमेगा, ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल लीनियर वेलोसिटी है, बट हम यहाँ एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो एंगुलर इनिशियल वेलोसिटी मतलब स्टार्टिंग वाली एंगुलर वेलोसिटी क्या आता है, ओमेगा नॉट, ये टी हो गया प्लस 1/2, ए की जगह क्या हो जाएगा अल्फा, क्योंकि ये लीनियर एक्सेलरेशन है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन। अब तीसरा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बना के बताओगे, चलो 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 चलो, हाँ ये मैं थोड़ा आपको बताऊंगा क्योंकि बुक में भी इसका डायरेक्ट दिया हुआ है, आपको फॉर्मूला बस यही याद रखना है, बट इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है, तो मैं ये थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखो गाइस, वॉल ऑफ डेथ में आप अगर देखोगे तो मैं आपको चलो ये ऐसे बता देता हूँ, ये मान लो हमारा वॉल है जिसमें हमारी गाड़ी जा रही है, जब हमारा कार आता है बाइक आता है जो भी आता है, तो ये जो सरफेस पे ना, सरफेस पे जो हमारा जिस सरफेस पे वो चल रहा है उस पे एम वी स्क्वायर अप्लाई करता है, क्योंकि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ना, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करता है, तो एम वी स्क्वायर। और जब ये कार का टायर इस सरफेस के ऊपर क्या अप्लाई करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स,
और सामने से ये जो हमारा सरफेस है ये इसको नॉर्मल रिएक्शन देता है, इक्वल इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन देता है। तो ये हमारा जो जो हमारा कार का टायर है वो इस पे क्या दे रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सामने से जो हमारा ये सरफेस है वो क्या दे रहा है, इसको नॉर्मल रिएक्शन। हो गया। अब देखो गाइस यहाँ मैं ऐसा बना लेता हूँ, कहाँ, अच्छा चलो मैं ऐसा बनाता हूँ, ये हमारी कार है, इसने इसको क्या दिया, इसको दिया हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिया दिया सामने से इसने इसको नॉर्मल रिएक्शन दिया। अब ये जो कार है, कार नीचे गिरना चाहिए, क्यों नीचे गिरना चाहिए, क्योंकि इसका वेट डाउनवर्ड रहता है, बट वेट डाउनवर्ड रहता है, इसको अगर कोई चीज बैलेंस नहीं करेगा तो गाड़ी नीचे चली जाएगी। तो भाई एक चीज याद रखना, जितना ज्यादा देखो, जितने स्पीड से आप भगाओगे, जितना स्पीड से भगा रहे हो, तो जो कार है वो इस पे जब फोर्स लगा रही है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई हो रहा है, और जितना ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उतना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन, और जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन उतना ज्यादा हमारा फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगा। और फ्रिक्शनल फोर्स, ओके, फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एन होता है। क्या होता है, म्यू एन होता है। तो मतलब कहने का मतलब, ध्यान से सुनना अच्छे से, जो टायर है उसने फोर्स अप्लाई किया, जितना फोर्स अप्लाई किया उतना नॉर्मल रिएक्शन, और जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन उतना ज्यादा ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। और ये फ्रिक्शनल फोर्स किसको बैलेंस कर देगा, हमारा ये वेट ऑफ द व्हीकल, जो व्हीकल का जो वेट है, इस तरह से ये जो कार है नीचे नहीं जाएगी। इनकेस कार कब गिरती है, अगर स्पीड बहुत ज्यादा कम है तो नॉर्मल रिएक्शन भी बहुत कम है, और नॉर्मल रिएक्शन बहुत कम है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी बहुत कम है, और फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज्यादा कम है तो वेट ज्यादा रहता है और इसलिए कार नीचे गिर जाती है। तो इसीलिए वहां देखोगे बहुत ज्यादा स्पीड से भगाया जाता है, और बहुत ज्यादा स्पीड से भगाया जाता है, इसलिए जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन होता है, जो सरफेस जो नॉर्मल रिएक्शन रिलीज कर रहा है वो बहुत ज्यादा रिलीज करता है, और नॉर्मल रिएक्शन बहुत ज्यादा रिलीज करता है, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स भी बहुत ज्यादा हो जाता है, और फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज्यादा होता है तो किसको बैलेंस कर लेता है, वेट, किसके वेट को, व्हीकल के वेट को। समझ में, ये सभी कॉन्सेप्ट है। ओके, अगर मैं इसको करके थोड़ा सॉल्व करना चाहूं तो देखो कैसा है, नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हो गया। और हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो किसको बैलेंस करता है, हमारा mg को बैलेंस करता है। अब नॉर एन के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, एन के जगह पे ये रख सकते हैं एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू एम जी। अब दोनों साइड से एम एम क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये देखो क्या बना हमारा फॉर्मूला, वी स्क्वायर इक्वल टू, ये देखो आर डिवाइड में था, इक्वल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये ऊपर था ये नीचे आ जाएगा। ओके, अगर इसको और मैं सॉल्व करना चाहूँ तो अंडर रूट आर जी अपॉन म्यू, ये देखो आपको लिख के दिया है। मतलब कहने का मतलब जब इतना रहेगा, इस तरह का रहेगा, तो हमारा क्या रहेगा, मिनिमम जो वेलोसिटी है इस वाइज ही रहनी चाहिए। अगर इतना है तो हमारा जो व्हीकल है वो गिरेगा नहीं। मैंने बताया ना, जितना ज्यादा स्पीड उतना ज्यादा हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, और जितना अच्छा फ्रिक्शनल फोर्स उतनी गाड़ी नीचे नहीं आएगी, वो वेट को संभाल लेगी। बट अगर नॉर्मल रिएक्शन कम हुआ, स्पीड कम हुआ, तो नॉर्मल रिएक्शन कम हुआ, और नॉर्मल रिएक्शन कम हुआ तो समझ लो फ्रिक्शनल फोर्स कम हुआ, और फ्रिक्शनल फोर्स कम हुआ तो वेट को हैंडल नहीं कर पाएगी, और कार या बाइक डायरेक्ट नीचे चली जाएगी। अब इतना इसमें समझना नहीं है, वॉल ऑफ डेथ के लिए फॉर्मूला ये कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए बताया कि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। आप देखो गाइस, कोनिकल पेंडुलम का डेरिवेशन तो जनरली आपको पता है, डेरिवेशन पूछा नहीं जाता। अगर किसी को देखना है तो मेरा वीडियो जाके देख सकता है, बट आपको थोड़ा बहुत पता रहना चाहिए टी कॉस थीटा, जो टेंशन है स्ट्रिंग के अंदर, टेंशन है उसको दो कंपोनेंट में डिवाइड किया जाता है, टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा। टी साइन थीटा क्या देता है, बॉब को सर्कुलर मोशन देता है, इसलिए टी साइन थीटा इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर था, आपको याद होगा, मतलब एम वी स्क्वायर अपॉन आर भी कर सकते हैं, या एम आर ओमेगा स्क्वायर था। और टी कॉस थीटा को कौन बैलेंस करता है, एम जी। इस तरह से सॉल्व करके हमने उसके अंदर लीनियर वेलोसिटी फाइंड किया था कोनिकल पेंडुलम का, एंगुलर वेलोसिटी फाइंड किया था, और टाइम पीरियड भी फाइंड किया था। तो ये देखो डिफरेंट चीजें, देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला, और एल कॉस थीटा, अगर मुझे स्ट्रिंग का हाइट फाइंड करना है तो वहां एल कॉस थीटा के जगह पे एच भी रख सकते हो, कि एच इक्वल टू एल कॉस थीटा होता है। तो ये डिफरेंट है। और इसके साथ ही मैं आप सभी से दो चीज और पूछूंगा, ओमेगा की वैल्यू भी लिख के बताओ मुझे, ओमेगा कितना होगा, समझ में, चलो लिख के बताओ। अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये वाला अभी तक ऐसा ऐसा चल रहा था, ऐसा ऐसा, अब ये वर्टिकल सर्कुलर ऐसा वैसा ऐसा वाला चलेगा। तो ये भी हमने किया था, इससे रिलेटेड भी हमने किया था। अगर मैं इसका फोटो दिया होगा जरूर, हाँ दिया तो है यार, ये देखो ये वाला। अब गाइस टॉप पे क्या वेलोसिटी होगा, टॉप पे क्या होगा,
बॉटम पे क्या होगा और जो मिड पॉइंट पे है उस पे क्या होगा, ये आपको तीनों वेलोसिटी याद होना चाहिए और आपको सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा। टेंशन देखो, हाईएस्ट पॉइंट अंडर रूट आर जी होता है, फिर इसके बाद हम लोएस्ट पॉइंट पे बोलेंगे तो अंडर रूट 5 आर जी होता है, मिडल पॉइंट पे अंडर रूट 3 आर जी होता है। और गाइज इसके साथ ही दो चीजें और याद रखना है कि ये, हाँ चलो ये मैं आपको बता देता हूँ, ये मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे अभी यहाँ मैं आपको करके दिखाना चाहूँ। चलो ये देखो, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट अगर ये आता है, ये कैसे आया, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, बहुत सिंपल सा ये डायग्राम आपके दिमाग में रहना चाहिए। अगर आप देखोगे बी पॉइंट की, अगर मैं बात करूं बी पॉइंट की बात करूं, यहाँ का टेंशन अपने को फाइंड करना है, टेंशन से रिलेटेड फॉर्मूला फाइंड करना है। तो कैसे करोगे, ये देखो मैं कैसे कर रहा हूं। आपको पता है कि टेंशन और वेट दोनों एक ही साइड है, टेंशन एट पॉइंट बी और वेट दोनों का दोनों एक ही साइड है, और ये दोनों मिलके, टेंशन भी नीचे साइड है, वेट भी नीचे साइड है, और दोनों मिलके सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और सेंट्रीपिटल फोर्स से सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने में हेल्प करता है। बट हमें क्या फाइंड करना है, हमें टेंशन एट पॉइंट बी फाइंड करना है ना, बस उसको उस साइड ले लो, टी ओ बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी। ये देख लो, समझ में आया। अब देखो, अगर मैं ए की बात करूं, ए वाले पॉइंट की बात करूं, यहाँ का अगर ए पॉइंट का टेंशन अपने को बोला है, जनरली अपने को दो ही टेंशन के बारे में बोला है, टॉप और बॉटम। अगर मुझे बॉटम वाले पार्ट की बात करें तो आप देखोगे यहाँ वेट नीचे के साइड होता है, डाउनवर्ड साइड होता है, टेंशन ऊपर के साइड होता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में होता है। टेंशन मतलब ए पॉइंट, चलो मैंने इसको दिया है, और वेट दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। अब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रह के सेंट्रीपिटल फोर्स देते हैं, और उसी सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण वो गोल 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 चक्कर काटता है, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता है। तो अब मुझे तो टेंशन एट पॉइंट ए फाइंड करना है, बस इसको उस साइड ले लो, हो गया। ये देख, तो ये आप एक झटके में कर सकते हो। हाँ गाइस, कभी कभार आपको इससे रिलेटेड आता है, बस याद होना चाहिए, 1 मार्क्स का ही है तो भाई बहुत वो इतना भी डिफिकल्ट नहीं, बस आपको हर कन्वर्जन याद होना चाहिए। लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट के बीच का डिफरेंस आता है जो आपको याद होना चाहिए, 6 mg होता है, ये हमने निकाला भी है, अगर चाहिए तो आप जाके मेरा डिटेल में देख सकते हो। अब रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसका फॉर्मूला आपको पता है, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, काइनेटिक एनर्जी देखो हमने काइनेटिक एनर्जी टॉर्क का भी निकाला था। अब काइनेटिक एनर्जी, जनरली अगर काइनेटिक एनर्जी की मैं बात करूं, हाँ बोला नहीं क्या, वाइफ ने तो नहीं बोला, 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर जनरली काइनेटिक एनर्जी का ये था। पर हम रोटेशन की बात कर रहे हैं, तो m को कौन रिप्लेस कर देगा, m को रिप्लेस कर देगा I, मोमेंटम इनर्शिया, और v ये हमारा लीनियर वेलोसिटी है, और लीनियर वेलोसिटी कौन रिप्लेस कर देगा, हमारा एंगुलर वेलोसिटी। हो गया फॉर्मूला, देखो ये हो गया हमारा रोटेशनल, ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन, मतलब जो जनरली जो फॉर्मूला 9 पे यूज करते थे। और देखो जब कोई चीज रोल्ड होता है, जब कोई चीजें रोल्ड होता है तो आगे भी बढ़ता है, प्लस ऐसे गोल 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 घूमता है। तो जब आगे बढ़ रहा है मतलब उसमें ट्रांसलेशन मोशन है, और गोल गोल घूम रहा है मतलब रोटेशनल मोशन है। तो आपको दोनों फॉर्मूले, रोटेशनल के लिए बस मैंने क्या बोला, एम की जगह आई, वी की जगह ओमेगा, और ट्रांसलेशन मतलब आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, याद रखो, तो उसके लिए 1/2 mv स्क्वायर। अगर मैं दोनों को प्लस करूंगा तो मुझे इससे रोलिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन मिल जाएगा। दोनों को प्लस करना है, देखो ये देखो, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर, देखो, और दोनों में से 1/2 मैंने कॉमन निकाले हैं। चलो मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ, देखो दोनों में से 1/2 कॉमन निकाला, क्या बचा हमारा यहाँ, अगर यहाँ ये लिखा तो मैं भी चलो यही लिख देता हूँ, mv स्क्वायर बचा, और साथ में प्लस I ओमेगा स्क्वायर बचा। हाँ, यहाँ एक चीज और हम कन्वर्जन कर सकते हैं जो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ शायद वो लिखना भूल गया, करके नहीं जा रहा, हाँ ये देखो क्या हम कर सकते हैं। यहाँ एक और इससे रिलेटेड आता है एग्जाम में। अब मैं अगर एम वी स्क्वायर मैंने बाहर निकाला है, इस फॉर्मूले को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एम वी स्क्वायर बाहर निकाला तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा, आई ओमेगा स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर। कैसे एम वी स्क्वायर बचा, पता है भाई, इधर एम वी स्क्वायर नहीं था, क्योंकि मैंने दोनों साइड से एम वी स्क्वायर कॉमन निकाला, इधर से भी निकाला, इधर से था नहीं ना, तो इधर से जब नहीं रहता तो ऊपर और नीचे एम वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई, ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई, तो ऊपर से दोनों साइड से बाहर निकल गया,
और नीचे क्या बचा हमारा mv²। ये कैसे, चलो मैं इसको थोड़ा ऐसे करके दिखाता हूँ, हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे इसको लेके कंफ्यूज हो गए होंगे। चलो मैं इसको और सिंपल कर देता हूँ, आपके लेवल का कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा और समझा देता हूँ। जैसे अब मुझे मान लो यहाँ mv² दोनों में से निकालना है, दोनों में से निकालना है। अब बोलोगे सर इस साइड किधर है, तो भाई नहीं है ना, तो हमें उधर खुद से लिखना पड़ता है। कैसे, ये देखो ऐसा, ऐसा यहाँ लिखा मैंने mv²। अब मैंने खुद से लिखा है तो मुझे नीचे भी लिखना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, मेरा नहीं चलता, समझ में है कि नहीं, मेरा राज नहीं है, मुझे जो मर्जी करे। तो ये देखो, क्योंकि मुझे दोनों में से mv² निकालना है सिंप्लीफाई करने के लिए, तो इस साइड तो था नहीं, इसलिए मैंने ऊपर और नीचे mv² से क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब निकल सकता है आराम से। अब देखो क्या आ जाएगा, 1/2 mv² इधर से आया, बुक में डायरेक्ट लिखा है 1+, यहाँ क्या बचा i⍵², और नीचे क्या बचा, यहाँ से तो निकल गया, ऊपर से निकल गया, नीचे बचा mv²। हो गया। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखो फॉर्मूले का कन्वर्जन अगर आपको याद है ना भाई, मजा कर सकते हो। देखो कैसे और क्या कन्वर्जन कर सकते हैं हम लोग, ये देखो ये 1/2 mv², थोड़ा मैं इसको छोटा कर लूँ, क्या कन्वर्जन कर सकते हैं देखो, 1+, यहाँ क्या था i⍵ है ना, i⍵ है। अब अगर आपको याद होगा तो ये रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, k = i/m होता है कि नहीं होता, होता है सर। अगर स्क्वायर रूट को मैं इस साइड ले लूँ तो ये k² हो जाएगा, हो जाएगा। ये देखो ये सभी आपको याद होना चाहिए, k² हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा i/m बचेगा। अब m इसके साथ मल्टीप्लाई करो, k²m = i, ये हो गया। मतलब कि i के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इस i के जगह पे, इस i के जगह पे, इस i के जगह पे मैं लिख सकता हूँ k²m, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ k²m, k²m लिख दिया। ओके, फिर इस ओमेगा के जगह पे, ओमेगा की जगह पे सर अभी सर ने बताया था, अभी सर ने बताया था, क्या बताया था सर, अभी सर ने बताया था, तो ओमेगा, ओमेगा नीचे भी ओमेगा है ना, ये देखो नीचे भी, नीचे v है, तो रुके रहो, हम उसको चेंज करते हैं। आई की जगह पे मैंने रख दिया, ये देखो आई मैंने कैसे निकाला, रेडियस ऑफ गायरेशन k²m, ओमेगा² मैं ऐसे ही रखता हूं अपॉन m, v को मैं चेंज कर सकता हूँ r² ओमेगा², क्या है, कैंसल कैंसल, क्या कैंसिल हो गया, ओमेगा² कैंसल, m कैंसल, क्या बचा 1/2 mv², 1+k² अपॉन r²। मतलब बताना मुझे ये है कि अगर इनकेस आपको काइनेटिक एनर्जी, रोलिंग मोशन का काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए आता है, और आपको क्या दिया हुआ, रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ आपको आपको क्या दिया, रेडियस ऑफ गायरेशन दिया हुआ है, के की वैल्यू दी है, के की वैल्यू दी है, तो आपको तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए भाई ये वाला फॉर्मूला था। बट गाइस इतना सारा फॉर्मूला थोड़ी याद रखोगे, आप एक ही फॉर्मूला याद रखोगे, उससे आपका दिमाग में फटाफट फटाफट कन्वर्जन होगा। बट मैं बता रहा हूँ, पता है भाई, मैं हर टाइप का फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लेता हूँ। बट गाइस आपको हर चीज करने आना चाहिए, क्योंकि सीईटी का एग्जाम दे रहे हो। मैंने अभी तुरंत मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि हम इससे एक रेडियस ऑफ गायरेशन का भी फॉर्मूला बना सकते हैं। ये देखो मैंने बना दिया, 1/2 mv², 1+k² अपॉन r²। ओके क्लियर, तो ये तो आपको मिल जाएगा। परपेंडिकुलर एक्सिस का ये आपको पता है कि अगर एक सरफेस ऐसा है और उसके ऊपर परपेंडिकुलर ऐसा है, तो आपको ये परपेंडिकुलर एक्सिस वाला पैरेलल, ओके, दोनों सरफेस, दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है, तो पैरेलल एक्सिस वाला। हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला गाइस, ये देखो एक चीज बात, ये आपको बाहर करना पड़ेगा, ये इतना अपने पास टाइम नहीं रहेगा। देखो अगर आपको लिखा हुआ है कोई एक्सिस पास हो रहा है सेंटर, सेंटर से पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है, सेंटर से पास होते समय देखो ये जो भी ये सरफेस दिया हुआ है, ये जो एक्सिस पास हो रहा है, ये इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। बट ये एक्सिस कहां से पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है। अगर मैं थोड़ा नीचे और आता हूं, ये देखो, ये देखो, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ये देखो रॉड का ml²/12, ml²/12, इसका हमने निकाला भी था। बट अगर यही एक्सिस परपेंडिकुलर है पर एंड पे है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ml²/3। ओके, ये बहुत सारा है, आप चाहिए तो पर मैं बोलूंगा ये सभी, इतना जितना मैंने दिया हुआ इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं आने वाला। ये देखो रिंग का दिया हुआ है, अगर देखो एंड पे है तो क्या रहेगा, ये देखो सब सब एकदम एकदम भारी भारी। ये डिस्क का भी हमने दिया हुआ है, ये देखो सेंटर पे से पास हो रहा है, देन इसके बाद ये देखो सेंटर पे, ये देखो पूरा
तो ये आपको बाहर करना है, ये बाहर करना है और बस इतना ही करना है और आपका पूरा रोटेशनल डायनामिक के पूरे कंप्लीट चीजें हो जाएगी। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आने वाला, समझ में आया। और इससे रिलेटेड PYQ करेंगे तो आप फटाफट फटाफट सब चीजें कर लोगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज। मुझे लगता है हर चीजें हमने बताई और कम टाइम में करने का हमने ट्राई किया आपकी कॉन्सेप्ट जो रिलेटेड टू MSc CET है, जैसा करना चाहिए वैसा मैंने बताया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जिसको डिटेल में देखना है तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो डाल दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।